देखिए आज अध्याय 17 पढ़ेंगे, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। कल जो अपन ने पढ़ा था जो चैप्टर, उसमें 2 या 3 परिवर्तन हुए हैं 2018 में, जो अपन ने नहीं पढ़े थे। कोई खास नहीं है इसमें। एक आपकी 376 का जो सब क्लोज था, 376 ए जुड़ा है, ए डबल ए बी। 376 जो था, 376 का ए और बी जोड़ा है, इसको याद रखना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल ये लिखा है जो 12 वर्ष से कम जो अपराध था, 376 ए वाला। ऐसे ही कोई अपराध अगर 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ अगर किया जाता है तो उसमें सजा थी 20 वर्ष से लेके आजीवन कारावास। 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा, और उसके बाद वो कंपनसेशन को भी है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जिसमें जुड़ा था लास्ट वाले में, मतलब डी वाले में, 376 डी वाले में पहला जुड़ा था डी ए, और 376 डी बी। ये वाले क्लॉज जोड़े गए हैं 2018 में। ये 12 वर्ष से कम वाले की बात है। इसमें इसमें सजा याद रखना है आपको। और दूसरा है ये 376 डी ए वाला, ये 16 वर्ष से कम आयु वाली बात है, 16 वर्ष वाली बात है। इसमें सजा है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास तक की सजा, कंपनसेशन सब नहीं है ना। तो आजीवन कारावास तक की सजा है। तो ये गैंग रेप की बात कह रहा है, अगर 12 साल के कम बच्ची का गैंग रेप की बात करता है तो उसमें सजा है आजीवन कारावास तक की सजा है, तो मृत्यु दंड भी हो सकता है इसमें, मृत्यु दंड भी है। तो ये आपको याद रखना है बस, बाकी और कोई खास चेंज नहीं हुई है। तो ये एज वाला हुआ है 376 ए भी 12 साल से संबंधित है ये दो, और 376 डी ए वाला जो है 16 साल से संबंधित है। बस और कोई खास चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी सब जैसा के तैसा है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये जो कपड़े कल देखा है सर इसमें शेष जीवन का बोला है इन्होंने। हाँ, शेष जीवन का भी होता है। शेष जीवन, शेष जीवन, शेष जीवन, पूरा जीवन, वो तो कल बताया भी था। शेष जीवन है इसमें सब में। आजीवन कारावास मतलब शेष जीवन है, संपूर्ण जीवन, मतलब इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक मर नहीं जाते तब तक पूरी जिंदगी वहीं बिताना पड़ेगी। तो आजीवन कारावास का अर्थ है शेष जीवन से है। ठीक है, वो तो है ही। बस बाकी ये 3 आप कमेंटमेंट ध्यान रखें, और कुछ नहीं। अब देखिए अपन पढ़ेंगे अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध। अभी अपन ने पढ़े अध्याय 16 जो थे शरीर के विरुद्ध अपराध, ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आईपीसी का, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आईपीसी का। देखिए 378 से शुरू होता है सेक्शन 378 में क्या है, चोरी। चोरी की परिभाषा दी गई है 378 में। क्या की परिभाषा दी गई, चोरी की परिभाषा दी गई है 378। तो देखिए क्या है चोरी, परिभाषा पढ़ने पहले, फिर उसके बाद देखते हैं स्पष्टीकरण। 4 भी चीजें हैं उसमें, 5 है। पहला कहता है जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। तो ये क्या कह रहा है, जब कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, पहला क्या कह रहा है, कब्जे। तो पहला तथ्य क्या है, कब्जा। चोरी के लिए पहला तथ्य क्या हो गया, कब्जा। दूसरा क्या कह रहा है, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना। दूसरा तथ्य क्या है, सम्मति। सम्मति के बिना है ना, तो सम्मति के लिए लिखा है तो ना, सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति। तीसरा क्या है, जंगम संपत्ति। जंगम यानी मूवेबल संपत्ति, जो इधर ले जाई जा सकती है, मूवेबल संपत्ति है ना। जंगम संपत्ति का अर्थ क्या होता है, मूवेबल संपत्ति है ना। जंगम संपत्ति लेने से क्या आशय से, लेने के, इसमें लिखा जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने के आशय से। तो आशय कैसा होना चाहिए, बेईमानी पूर्ण आशय, बेईमानी पूर्ण आशय। तो चोरी के लिए ये 3 चीजें, ये आपकी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चीजें क्या है, आवश्यक है। जब ये 4 चीजें होती हैं, हटाना, हटाना भी है। तो ये 4-5 चीजें जब आवश्यक आ जाती हैं किसी चीज में, तो वो चोरी का अपराध गठित करती है। जब किसी व्यक्ति के कब्जे में, किसी व्यक्ति के कब्जे में से, जब आप किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, सम्मति के बिना
क्या करते हैं, कोई जंगम संपत्ति लेते हैं या हटाते हैं, और किस आशय से हटाते हैं, बेईमानीपूर्ण आशय से उसको उसके स्थान से परिवर्तित करके हटाते हैं, तो क्या माना जाता है कि वो व्यक्ति चोरी करता है। तो चोरी के लिए सबसे जरूरी चीज है, अब एक चीज ध्यान में रखना, चोरी जो है कब्जे के विरुद्ध अपराध है, कब्जे के विरुद्ध अपराध है, स्वामित्व के विरुद्ध अपराध नहीं है। स्वामित्व की बात नहीं कर रहा है, ये केवल कब्जे की बात कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि जिसका मालिक होगा तभी चोरी होगी, है ना। अगर कोई चीज आपकी नहीं है, मान लो किसी दूसरे की चीज संपत्ति वो आप धारण की, वो आपके क्या है, स्वामित्व में है, अभी स्वामित्व में नहीं मतलब आपके कब्जे में है और आप उसको धारण करते हैं। कोई चीज है किसी और की चीज है, एक ही वस्तु है जो भी रखे हुए, इसके स्वामित्व स्वामित्व में तो नहीं कहेंगे, कब्जे में है अभी, और आपने इसकी संपत्ति है और इसके कब्जे में है, और कोई तीसरा व्यक्ति अगर क्या करता है, इसके कब्जे में से हटाता है, तो चोरी। ये नहीं कहेगा कि इसकी संपत्ति, तो स्वामित्व का इसमें कोई मतलब नहीं है, केवल कब्जे का इसमें मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सम्मति के बिना, अगर सम्मति होगी तो चोरी होगी नहीं, तो सम्मति के बिना संपत्ति कैसी होनी चाहिए, जंगम। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि संगत चोरी के लिए संपत्ति कैसी होनी चाहिए, जंगम, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तभी, है ना। कोई खेत की चोरी नहीं कर सकते आप, किसी घर की चोरी नहीं कर सकते आप, है ना, लेकिन घर के सामान की चोरी हो सकती है। सीलिंग फैन है, अब ये भी कुछ चीजें और हैं जो मूवेबल उसमें आती हैं, कि जैसे सीलिंग फैन है वो चोरी की विषय वस्तु नहीं है जब तक वो टंगा है, लेकिन जब वो हट जाता है तो चोरी की विषय वस्तु बन जाता है। ऐसे पेड़ का उदाहरण आता है ना, तो जो पेड़ लगा हुआ है, जो वृक्ष लगे हुए रहते हैं ना, तो जो वृक्ष लगा हुआ है वो चोरी की विषय वस्तु नहीं होता है ना, वृक्ष चोरी की विषय वस्तु नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसको जमीन से अलग किया जाता है वो चोरी की विषय वस्तु बन जाता है, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है, तो एक अलग चीज है। आशय कैसा होना चाहिए, बेईमानी, बेईमानी भी जरूरी है, अगर बेईमानी नहीं होगी तो चोरी नहीं होगी। उदाहरण के लिए कैसे बेईमानी नहीं होगी, मान लीजिए कि इनकी संपत्ति, इसके कब्जे में संपत्ति है, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आप उसकी सम्मति के बगैर कोई चीज ले आते हैं और सद्भावना पूर्वक ये समझ के ले आते हैं कि भैया दोस्त है, पढ़ देंगे वापस कर देंगे, दोस्त है इस समझ के, तो यहाँ सद्भावना पूर्वक आप क्या है, तो क्या चोरी का अपराध घटित करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यह बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है आपका। तो ये पूरे के पूरे तथ्य होने चाहिए, है ना, तभी चोरी का अपराध घटित होगा। आपके नॉर्मल सी बात है, कई लोगों से आपने ऐसे संबंध होते हैं कि अपन उसकी चीज उठा ले जाते हैं, वो अपने उठा ले गए बगैर पूछे, तो अपन को ये आता रहता, अपन को मन में ये रहता है कि नहीं साहब हमारा मित्र है, हमारी जान पहचान के हैं, कोई दिक्कत नहीं, करके वापस कर देंगे। इसी उद्देश्य से आप किसी मित्र के यहाँ से कोई चीज उठा लाते हैं कि साहब वापस कर देंगे या दे देंगे, है ना, तो क्या है, तो क्या वो चोरी है, तो वो चोरी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें ये सारी चीजें आवश्यक हैं, चोरी के अपराध में, चोरी के अपराध में ये सारी चीजें क्या है, जरूरी है। सबसे पहले कब्जे में से हटाना जरूरी है, कब्जा होना चाहिए किसी, अब आप कब्जा किसी लिए, अब मान लीजिए कोई चीज लावारिस पड़ी हुई है और उसको आप उठा लेते हैं, तो क्या चोरी है, चोरी नहीं, क्योंकि चोरी के लिए कब्जा जरूरी है। तो ये दो तीन चीजें याद रखना है आपको, कोई चीज लावारिस पड़ी हुई और आप उसको उठा लेते हैं, तो भले ही बेईमानीपूर्ण आते हैं, तो क्या चोरी है, तो चोरी तो नहीं, कोई दूसरा अपराध भले करे लेकिन चोरी नहीं। अगर कोई वस्तु लावारिस पड़ी हो और आप उसे उठा लेते हैं तो वो चोरी नहीं, दुर्विनियोग हो जाएगा लेकिन चोरी नहीं होगी, है ना। सम्मति के बिना, ये भी जरूरी है, और जंगम संपत्ति होना चाहिए, ये भी जरूरी है, और बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए, और कब्जे से हटाना चाहिए, ये भी जरूरी है ना। जैसे ही कोई संपत्ति किसी के कब्जे से हटाई जाती है चोरी हो जाती है। उदाहरण इसमें एक और उदाहरण दिया हुआ है कि किसी मित्र की अंगूठी, मान लीजिए आप किसी कोई मित्र था, उसके घर गए, उसकी अंगूठी मान लीजिए पड़ी मिली, आपने क्या करा, उसे उठा के फट के नीचे छुपा दिया, बोले जब उसको ध्यान नहीं देगा तब उठा के ले जाएंगे, तो ये भी चोरी है। क्यों चोरी है, क्योंकि बेईमानीपूर्ण आज से समझ में आ रहा है, चल संपत्ति भी है ना, ये सारे कब्जे से हटा भी रहे हैं आप उसके, उसकी सम्मति के बिना भी हटा रहे हैं, है ना। तो आप हटा रहे हैं, एक स्थान से उठा के आपने 20 स्थान पे रख दी, तो अभी क्या हुआ, ये आपने क्या हुआ, उस स्थान से हटाया ना, तो अभी ये क्या है, चोरी है ना। जैसे आपने देखा होगा कई पॉकेट मार टाइप के लोग होते हैं, चैन वगैरह छीन नहीं पाए तो वो चोरी का प्रयत्न में आ जाता है ना। अब मतलब कोई भी चीज हटाने मात्र से वो चोरी हो जाती है, अगर बेईमानी के ऊपर वाले सारे तत्व है और इस स्थान से हटती है तो वो चोरी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा याद रखना अच्छे से।
और ये भी याद रखना कि कितने में परिभाषित है, 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है। फिर इसमें स्पष्टीकरण दे रखे हैं 5। पहला स्पष्टीकरण देखिए क्या कहता है। पहला स्पष्टीकरण कहता है जब तक कि कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु जो ही वह भूमि से पृथक हो जाती है चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि जब तक कोई संपत्ति भूबद्ध रहती है, जैसे कि मैंने बताया ना पेड़, जैसे कि अभी तो वो चल संपत्ति है नहीं, अचल संपत्ति ही माना जाएगा उससे। अब चूंकि वो अचल संपत्ति तो चोरी की विषय वस्तु की चोरी में नहीं आता है, यानी उसकी चोरी नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, उसे जमीन से अलग करते हैं, हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा वो, तो वो चोरी की विषय वस्तु बन जाएगा। तो इसमें लिखा है भूबद्ध वस्तु, यानी भूबद्ध यानी भूमि से जुड़ी हुई, भूमि से जुड़ी हुई वस्तु चोरी का विषय वस्तु नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे अलग करते हैं, जैसे ही क्या करते हैं, अलग यानी पृथक करते हैं उससे, कैसे, भूमि से, तो वो चोरी की विषय वस्तु बन जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट आपका जो है पहला वाला, कि जैसे इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, तो इम्पोर्टेंट है कि कोई भूमि से जुड़ी हुई वस्तु चोरी का विषय वस्तु नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसको क्या करते हैं, भूमि से पृथक करते हैं, वो क्या हो जाती है, चोरी का विषय वस्तु बन जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है ना। दूसरा इसका स्पष्टीकरण है। दूसरा स्पष्टीकरण देखिए क्या कहता है, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है चोरी हो सकेगा। हटाना लिखा है जो उसी कार्य द्वारा किया गया। हटाना मतलब पृथक्करण करना। ये इधर से, या तो आप इधर से उठा के यहाँ रख दीजिए, बताया ना मैंने, इस तरीके से, या जिस तरीके से कोई चीज एक जगह रखी हुई है, स्थान पे रखी हुई है, उधर से आप उठा के कुल मिला के इधर कर देते, एक स्थान पे बी के स्थान पर रख देते। फर्श वाला उदाहरण बताया, टेबल पे रखी हुई थी अंगूठी, आपने उठा के क्या कर दिया, फर्श के नीचे छुपा दिया उसे, ताकि बाद में आगे क्या करेंगे, उसे प्राप्त कर लेंगे। तो इसको क्या माना जाएगा, इसको हटाना माना जाएगा। इसमें लिखा जैसे पृथक्करण किया गया हो चोरी हो सकेगा, है ना। तो हटाने के द्वारा भी चोरी हो सकती है। तीसरा कह रहा है कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कार्य करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है, तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। तीनों बातें आ गई कि हटाने में क्या अर्थ है, हटाने का क्या अर्थ है। ये कह रहा है कोई बाधा को दूर करता है। मान लीजिए कोई चीज रखी हुई, मान लीजिए संदूक है, संदूक में कोई चीज रखी हुई है, आपने क्या करा, उसको ऊपर से खोलने की कोशिश की वगैरह, या उसको तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, इसको हटाना हो गया, है ना। तो यही माना जाएगा कि आपने उस चीज को हटाया। आपने यहाँ से तोड़ा भी, भले उस चीज तक नहीं पहुंच पाया, आपने ताला लगा था उसको तोड़ा, तो अभी क्या माना जाएगा कि आपने चोरी, तो पूरी तो नहीं हुई, तो प्रयत्न में आ जाएगी, तो ये क्या माना जाएगा, चोरी किया। तो इस तरीके से कह रहा है कोई बाधा लगी हुई है, कोई चीज लगी हुई है, जो आपने मान लीजिए कोई चीज लगा रखी है चोरी के लिए। अब चोरी की वैसे वस्तु तो जंगम संपत्ति होती है, मान लीजिए ये आपका बाड़ा है, यहाँ आप पशु बांधे, पशुओं की भी चोरी हो जाती है ना। तो पशु बंधे हुए आपने ये बाड़ा खोल दिए यहाँ से, या जो कोई जो दीवार लगी थी वो हटा दी, है ना, तो ये भी क्या है, ये भी हटाने की श्रेणी में आएगा, है ना। तो ये काय की श्रेणी में आएगा, चोरी की श्रेणी में आएगा, है ना। ये सारी चीजें, इसका अर्थ बताया कि हटाने के अर्थ ये आता है। कोई चीज से कोई चीज ढकी हो, उसको हटा दिया आपने, ढक्कन खोल दिया किसी चीज को, उसमें ढुकी थी छिपी थी, तो ये सारी चीजें काय में आएंगी, हटाने की श्रेणी में आएंगी। अगला कहता है चौथा, वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कार्य करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि वह ऐसे हर एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप जीव जंतु द्वारा हटाई गई। तो ये जीव जंतु वाली बात कह रहा है, कोई व्यक्ति क्या करता है, जीव जंतु को किसी भी साधन द्वारा हटाता है। जैसे कि उदाहरण आएगा इसमें कि आप मान लीजिए किसी का कुत्ता चुराना चाहते हैं, डॉग है किसी के पास, आपने क्या किया, उसको बिस्किट डाले, कुत्तों को पसंद होते हैं बिस्किट, आपने बिस्किट डाले, वो आपके पीछे चलने लगा, इसको भी हटाना मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, हटाना मानेंगे। क्या मानेंगे, चोरी की आपने कुत्ते की। जैसे ही कुत्ता आपके पीछे चलना शुरू किया, माना जाएगा कि आपने उसकी चोरी की। कोई गाय भैंस को जो भी है आपके पास, किसी दूसरे का आप चुराना चाहते हैं, आपने घास डाली, जो भी डाला, जो जानवरों को लुभाता है, ऐसी चीज कुछ डाली, वो आपके पीछे चलना शुरू हुआ, तो वो भी क्या है, चोरी।
या आपने क्या करा, गाय भैंस है मान लीजिए, ये तो कुत्ते का उदाहरण हो गया कि आपने बिस्किट डाले वो आपके पीछे चलना शुरू हो गया। ये गाय होती जैसे हाँकना कहते हैं ना, अपने आप में चींटी करा कुछ भी जो आवाज होती निकाली और गाय को दूसरी जगह में, वहां वो खड़ी थी वहां से अलग दिशा में हाँक दिया, तो वो भी क्या है, वो भी हटाना है, वो भी चोरी आएगा, है ना। तो क्योंकि पशुओं की चोरी हो सकती है, पशु क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, पशु प्रॉपर्टी में आते हैं, है ना, प्रॉपर्टी में आते हैं और मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, इसीलिए उनकी चोरी हो सकती है, ठीक है। पशु क्या होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी होते हैं, इसीलिए। तो ये कह रहा है जिस तरीके से भी हटाते हैं वो चोरी की परिभाषा नहीं आएगा, उसको हटाना ही माना जाएगा, ये हटाने को स्पष्ट करने के लिए लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है परिभाषा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है दी जा सकती है। तो ये कह रहा है सहमति, जो सम्मति कैसी हो सकती है, अभिव्यक्त और विवक्षित दोनों हो सकती है, अभिव्यक्त और विवक्षित दोनों तरीके की सम्मति हो सकती है। कौन दे सकता है, जो कब्जा रखता है या जो प्राधिकृत व्यक्ति है वो आपको सम्मति दे सकता है, दोनों प्रकार की सम्मति होती है। अभिव्यक्त मतलब आप स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि ले जाओ, ये अभिव्यक्त हो गई, मैंने आपसे कहा कि आप ये मेरी चीजें ले जाइए, ये अभिव्यक्त हो गई। ये कैसा है, ये सहमति कैसी है, अभिव्यक्त है, मैंने बोल के स्पष्ट रूप से आपसे कह दी कि आप जाओ ले जा सकते हो, या आपने कह दिया कि वो ले जाए, मैंने कहा ठीक है आप ले जा सकते हो, जब आपका मन करे तब ले जाना, तो ये कैसी सहमति होगी, अभिव्यक्त होगी। विवक्षित कैसे, कि आप मेरे मित्र हैं और हमें आप हमेशा ले जाते रहते हैं चीजें, तो वो सहमति के साथ मित्र हैं, आदान प्रदान होता रहता है चीजों का, एक दूसरे के यहाँ से उठा लाते हैं बगैर पूछे, तो ये सहमति कैसी है, ये विवक्षित है ना। तो ये विवक्षित सहमति जो आपके व्यवहार से तय होती है। तो सहमति कैसे हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है, अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है। चोरी के जो 5 तत्व हैं वो भी याद रखना है ना? चोरी के जो 5 तत्व हैं वो भी याद रखने हैं आपको, है ना। अब देखिए इसमें ढेर सारे उदाहरण हैं, एक कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण में पढ़ता हूँ, बाकी आपको सारे पढ़ने हैं, अब पढ़ने हैं आपको सारे, है ना। मैं इसमें से कुछ 2-3 पढ़ता हूँ। पहला है इसमें, या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से या उसकी भूमि पर लगे हुए वृक्ष को काट देता है, या जो ही काने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को भूमि से अलग किया उसने चोरी की। ये कह रहा है कि एक ही जो भूमि है, ये आता है ये वाला उदाहरण, एक ही भूमि पे एक वृक्ष लगा हुआ था, काफी बड़ा वृक्ष लगा हुआ था, और ये क्या करता है, वृक्ष को, एक वृक्ष का ये क्या करता है, वृक्ष को काट देता है, यहाँ से काट दिया, और जैसे ही वृक्ष को काटा बी ने, तो क्या किया बी ने, चोरी की। ये कह रहा है जैसे ही वृक्ष को काटा और वृक्ष गिर गया तो ये क्या है, ये चोरी है। ये कह रहा है जैसे ही वृक्ष को काटा जाएगा वृक्ष चोरी की विषय वस्तु बन जाएगा, और ये क्या माना जाएगा, चोरी, क्योंकि क्या है इसमें लिखा है ना स्पष्ट, बेईमानी पूर्ण आशय से लिखा है ना, कब्जे में, तो उसके कब्जे में से, एक का कब्जा है, एक ही जमीन पे, तो जमीन पे है, इसका मतलब उसका कब्जा है, कब्जा है उस वृक्ष को बेईमानी से लेने का स्पष्ट लिखा ना, तो बेईमानी पूर्ण आशय से लेने के लिए जैसे ही वो उसकी भूमि से वृक्ष को अलग करता है, ये क्या माना जाएगा, ये चोरी माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये बस हालांकि स्कोप सरल है लेकिन आता है। कुत्तों वाला उदाहरण रखा है दूसरा, ये आपको जो अभी बताया, का अपनी जेब में कुत्तों की ललचाने वाली वस्तु रखता है, मतलब बिस्किट वगैरह जो भी है, वो क्या करता है, और इस प्रकार या के कुत्ते को, किसी या का नाम का जो होगा व्यक्ति, उसके कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है, मतलब बिस्किट दिखाता है वो उनके पीछे चलने लगते हैं। यहाँ यदि का आशय या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना है, तो ज्यों ही या के कुत्ते ने पीछे चलना प्रारंभ किया, का ने चोरी की। ये कह रहा है उसने ललचाने के लिए बिस्कुट चला दिखाए और कुत्ते को ललचाने के लिए उत्प्रेरित किया, मतलब कुत्ते को उत्तेजित किया, कुत्ता उसके पीछे चले, जैसे ही बिस्किट दिखाए, और अगर उसका बेईमानी पूर्ण आशय था, उसके कुत्ते को चुराने का आशय था, जैसे ही कुत्ता चलना प्रारंभ करेगा वैसे ही वो क्या करेगा, चोरी का अपराध घटित हो जाएगा। तो ये कह रहा है जैसे ही कुत्ता उसके पीछे चलना प्रारंभ कर देगा, ये क्या हो जाएगा, ये चोरी हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरा इसका उदाहरण है। इसका डी वाला उदाहरण देखिए आप, ये लोग इसको गलत कर देते, डी वाला देखते हैं। डी वाला है, का जो या का सेवक है और जिसे या ने अपनी प्लेट की देखरेख न्यस्त कर दी है, या की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया, का ने चोरी की।
ये कह रहा है का जो या का सेवक है, का नाम का व्यक्ति है जो किसका सेवक है, या का सेवक है, ये मालिक है और ये नौकर है। ठीक है, ये कह रहा है कि मालिक ने क्या करा, इसको एक प्लेट सौंपी, न्यस्त की, सौंपना मतलब न्यस्त करना, न्यस्त करना, या नहीं सौंपी किसको प्लेट, और ये का ने क्या किया, वो प्लेट लेके भाग गया। तो इसमें पूछा जाता है ये कौन सा अपराध घटित करता है, लोग लगा देते हैं आपराधिक न्यास भंग। और यहाँ क्या कह रहा है, कौन सा अपराध किया, चोरी। यहाँ कौन सा अपराध कर रहे हैं, चोरी। तो ये कौन सा अपराध है, चोरी क्यों है, चोरी, न्यास भंग क्यों नहीं है। न्यास भंग होना चाहिए ना, जब हम खुद ही अपनी संपत्ति किसी को सौंप रहे हैं और वो लेके फरार हो जाता है तो न्यास भंग होता है। लेकिन न्यास भंग यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ तो चोरी हो रही है। जो उदाहरण आता है वो काफी आता है, लोग बाग न्यास भंग लगा देते हैं, जबकि ये कौन सा अपराध हो रहा है, चोरी हो रहा है। क्यों हो रहा है, आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा कि जो मालिक के अगर किसी नौकर के कब्जे में संपत्ति या पत्नी के कब्जे में जो संपत्ति होती है वो मालिक के कब्जे में ही मानी जाती है संपत्ति। अगर इसने, अब बात हो रही है कब्जे से हटाने की बात हो रही थी, चोरी कब अपराध है, जब उसको कब्जे से हटाया जाता है ना। अब न्यास भंग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मालिक ने का को सौंपी, यानी अभी भी वो का के कब्जे, या ने सौंपी का को, या मालिक है, यानी कि अभी भी वो किसके कब्जे में, या के ही कब्जे में मानी जाएगी, क्योंकि नौकर के कब्जे में हो संपत्ति, या मालिक के कब्जे में हो, या उसकी पत्नी के कब्जे में हो, तो मानी जाएगी कि संपत्ति जो है मालिक के ही कब्जे में है। तो अभी कब्जा बदला नहीं है। उस न्यास भंग में क्या होता है, कब्जा बदल जाता है। ए ने इसको सौंपी, न्यस्त की बी को, और इसने इसको सौंपी तो कब्जा बदल जाता ना, लेकिन यहाँ अभी कब्जा बदला नहीं है, न्यस्त भले ही किए लेकिन कब्जा नहीं बदला, कब्जा इसी का माना जाएगा। अब चूंकि कब्जा इसका है, अब ये क्या हुआ, बेईमानी पूर्ण रास्ते से लेने के लिए भाग गया। जब भागा तो कब्जा क्या हुआ उसका, भागा तो क्या हुआ, चीज स्थान से परिवर्तित हो गई और कब्जा क्या हुआ, कब्जे से हट गई। क्योंकि अभी तो इसके कब्जे में था, चूंकि नियोजन में था, कब्जे में था, जब भाग गया तो स्वाभाविक की बात है कि फिर वो उसके नियोजन में नहीं रह गया, उसके आधिपत्य में ही नहीं रह गया, है ना, उसका फिर वो नौकर ही नहीं रह गया, फिर तो वो चोर बन गया, है ना। नौकर जब रह ही नहीं गया तो फिर वो चोरी हो जाएगी। इसीलिए ये कह रहे हैं कि चोरी, क्योंकि अभी उसके कब्जे में है, न्यस्त भले ही कर रहा है लेकिन कब्जा या का ही है, भले ही नौकर को दे रहा है लेकिन कब्जा किसका है, का ही है, अभी इस या का ही है कब्जा। जो मालिक है नौकर को न्यस्त कर रहा है, फिर भी कब्जा किसका है, मालिक का है। कब्जा मालिक का, हाँ अगर ये लेके फरार हो जाता है, भाग जाता है, फरार किया था कि हमारा नौकर है, उसको सौंप दिया, नौकर ही फरार हो जाता है, भग जाता है, तो यानी कब्जा हटाया है। जब वो फरार होता है तब माना जाएगा कि कब्जा हटाया। जब कब्जा हटा तो सीधी सी बात है क्या होगा, चोरी होगी, है ना, तो चोरी हो जाएगी, इसीलिए चोरी माना गया है। न्यास भंग नहीं माना गया, क्यों माना गया, चोरी माना गया। तो याद रखेंगे, नौकर की बात आती है तो फिर न्यास भंग नहीं है, चोरी है। तो लोग आगे इसमें न्यास भंग लगा देते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान से आता है ये वाला। कई उदाहरण है इसमें, आपको ध्यान रखनी है इसमें। एक जो चा वाला उदाहरण जो भी मैंने बताया है, मेज पे अंगूठी मिली, जो अंगूठी वाला है, जिस ग्रह पर या का अधिभोग है उसके मेज पर या की अंगूठी काकू मिलती है, यहाँ वह अंगूठी या के कब्जे में है, और यदि का उसको बेईमानी से हटाता है तो वो चोरी करता है। ये कह रहा है कि घर में मान लो कोई भी चीज पड़ी हुई है, कोई हमारे घर आता है और हमारे घर में जो भी चीज पड़ी हुई है, ऐसा तो है नहीं कि सब लॉकर में बंद करके रखी जाए या अलमारियों में छुपा के रखी जाए। बहुत सी चीजें होती हैं घर में डली रहती है ऐसे, तो सारी चीजें जो डली रहती है वो आपकी है, अगर घर है तो वो आपके ही कब्जे में मानी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति उनको आपकी अनुमति के बगैर हटाता है, उठाता है या छिपाता है, तो क्या माना जाएगा, तो चोरी का अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो वो क्या माना जाता है, चोरी का अपराध माना जाता है। आपके कब्जे में से कोई हटाता है, आपकी अनुमति के बगैर हटाता है, तो क्या होगा, चोरी होगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा इसके उदाहरण आप पढ़ लेना, काफी है इसमें, ये सारे के सारे पढ़ लेना, जो ना समझ में आए वो पूछ लेना आप। अब देखिए 379 देखते हैं इसका, सेक्शन 379। 379 दंड है, काय का दंड है, चोरी का दंड। 379 चोरी का दंड है। कितना दंड है इसमें, देखिए, जो कोई चोरी करेगा वो दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो चोरी के लिए कितना दंड है, 3 वर्ष तक का।
या जुर्माना या दोनों। ठीक है, दोनों तो है ही, प्लस लगा ली, या जुर्माना या दोनों। तो 3 वर्ष तक की सजा नॉर्मल चोरी होती है जब, तो 379 में उसको दंड दिया जाता है। और कितना दंड दिया था? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष याद रखना, 3 है चोरी की सजा। क्या होता है, 2 आता है, लोग कंफ्यूज फिर हो जाते हैं, तो 2 नहीं 3 है। चोरी की सजा कितनी? 3 वर्ष। याद रखेंगे, 3 वर्ष सजा चोरी के लिए। इसके बाद चोरी के प्रकार बनना बताएंगे 380, 81, 82 में जो है चोरी के प्रकार बताएंगे। अब ये चोरी के प्रकार, चोरी के प्रकार शुरू हो जाते हैं सेक्शन 380। ये चोरी का प्रकार है। क्या कह रहा है ये कहता है निवास गृह आदि में चोरी। तो ये कौन सी चोरी? निवास में चोरी, निवास गृह में चोरी, जहां आप रहते हैं या कोई कारोबार करते हैं वो स्थान भी यहाँ आता है। निवास गृह में चोरी, या तो आप रहते हैं या कारोबार करते हैं, दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, जो वहां पे अगर कोई व्यक्ति आपके घर में घुस के, आपकी दुकान में घुस के कोई चोरी करता है, तो वो 380 उस पर लगेगी। तो 380 के तहत अपराध बनेगा, है ना। तो ये 380 कब चोरी है? निवास गृह में चोरी कोई करता है आपकी, आपकी कोई कारोबार जहाँ करते हैं आप, आपका कोई ऑफिस वगैरह, वहां कोई चोरी करता है तो भी 380 लगेगी। ठीक है, ये देखिए ये क्या कहता है। जो कोई ऐसे किसी निर्माण तंबू या जलियान, सभी आ गए ना, निर्माण तंबू या जलियान में चोरी करेगा, जो निर्माण तंबू या जलियान मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता है, वे दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित। तो ये कह रहा है निवास गृह में क्या क्या आता है? कोई भी स्थान आ सकता है जो आप निर्माण करते हैं जिसका, या तंबू है, कोई तंबू में रहते हैं आप, कैंप लगा के रहते हैं, वो भी आपका निवास ही माना जाएगा। अस्थायी निवास है भले, लेकिन निवास माना जाएगा। जलयान है ना, या मानव निवास के लिए कोई घर वगैरह जो आप बनाते हैं, या खेत खलियान की जो फसल रखने के लिए आप, या संपत्ति रखने के लिए आप अलग से कोई चीज बनाते हैं, गोडाउन बनाते हैं, वो सब निवास की परिभाषा में आएंगे। यहाँ तक कि ऑफिस वगैरह सब आएंगे, है ना। तो सारे के सारे निवास की परिभाषा में आएंगे। और अगर कोई व्यक्ति उन में से किसी भी जगह अगर कोई चोरी करता है, तो यहाँ सजा 3 वर्ष से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष तक की कारावास। इसमें सजा ज्यादा हो जाती है, तो कितनी सजा हो जाएगी? 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से प्लस फाइन से। क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा, प्लस दोनों भी हो सकते हैं। तो 7 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माने से, यानी कि और जुर्माने से क्या किया जाएगा? उससे दंडित किया जाएगा। तो ये याद रखना, 380 निवास गृह में चोरी है। 381 अब देखिए, क्रम से बिल्कुल याद करना आसान है इनको। चोरी हो गई, दंड हो गया चोरी का, उसके बाद निवास गृह में चोरी हो गई। अब निवास गृह मान लो ऑफिस मान लो, तो उसमें कोई नौकर वगैरह होंगे, कोई लिपिक वगैरह होंगे ना, आपके घर में ही तो रखते हो आप नौकर, या आपके ऑफिस वगैरह होते हैं वहां आप नौकर कर्मचारी लिपिक वगैरह रखते हो ना, तो वो उनकी चोरी 381 में आ गई। क्रम से ही है देखिए। ये कह रहा है लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। अब ये कह रहा है लिपिक, लिपिक मतलब जो आप क्लर्क वगैरह जो काम काज के लिए रखते हो वो होते हो, या नौकर भी हो सकते हैं। तो इनके लिए चोरी मतलब ये कह लीजिए अमानत में खैरात के क्या कहते हैं, खैरात ऐसा कुछ है सब। तो उसी तरीके की है, मतलब जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद करना अपन कहते हैं ना, वही चीज है। ये कितनी है? 381। ये आपके लिपिक है और ये आपके नौकर है, ये क्या कर रहे हैं? ये आप ही का खा रहे हैं और आप ही की चोरी कर रहे हैं। तो इस तरीके का अपराध कितने में? 381 में। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए, हाँ नियुक्ता मतलब जिसने नियुक्ति की एक ही बात होती है, नियुक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति को चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसमें भी सेम सजा है, 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। अगर कोई लिपिक, तो इसमें हेडिंग से काम चलेगा, इसमें भी हेडिंग से काम चलेगा, इसमें दंड वगैरह याद रखना। चोरी की परिभाषा जो है, परिभाषा ये जरूर पढ़ना, ये जरूर आपको पढ़ना। एक एक शब्द उसके पास जो फैक्ट आए वो पांचों फैक्ट याद रखना है। वो कौन कौन से फैक्ट आते हैं और बाकी इसका दंड याद रखना। 3 वर्ष से 3 साल, 3 वर्ष में बाकी 7-7 वर्ष दंड है इसमें। 381 में लिपिक या सेवक द्वारा जो चोरी की जाती है उसके लिए दंड है। ठीक है, अब ये तो हो गई निवास गृह में ये लिपिक नौकर वगैरह द्वारा चोरी हो गई, है ना। अगली चोरी कह रहा है कि जब आप चोरी के उद्देश्य से करते हैं, आप पूरी तैयारी के साथ चोरी करते हैं,
किसी को उपहतिकारित करने के उद्देश्य से चोरी करते हैं, मतलब तैयारी सहित चोरी मान लीजिए इसे, है ना। 382, ये आप मान लो तैयारी के साथ चोरी, है ना। तैयारी के साथ पूरे तैयार होके गए हो, तैयारी मतलब किसी को उपहति पहुंचाना पड़ी तो चोट भी पहुंचा देंगे, उपहति उपहति कार्य करना पड़ा तो वो भी कर देंगे, हथियार वगैरह लठ वगैरह जो भी है वो लेके गए बिल्कुल, कि अगर कोई ने रोका तो इसकी ठोकाई कर देंगे, इसकी पिटाई कर देंगे, इसकी चोट वोट हाथ पैर तोड़ देंगे। इस उद्देश्य से इस तैयारी के साथ अगर चोरी करते तो कितने में जाओगे, 382। ये अलग है, इसको थोड़ा याद रखना है। ये 80, 81 और 82, ये तीन किसके प्रकार हो गए। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए, दोनों बात है, या तो चोरी करने के लिए और स्वाभाविक सी बात है चोरी करने के लिए भागने के लिए हथियार ले कि जब कोई रोकेगा तब अपन इस्तेमाल करेंगे। चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उसका अवरोध कार्य करने की, या मृत्यु या उपहति या उसका अवरोध भय कार्य करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पहले सजा लिखने 10 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माने, इसमें थोड़ी सजा और बढ़ गई। ये क्या कह रहा है, ये तैयारी सहित चोरी है, आप तैयारी करके चोरी की जा रहे हैं, हथियार वगैरह से सज्जित होके जा रहे हैं, कि जिसने रोका, हमें रोकने की कोशिश करी तो हम क्या करेंगे, जैसी भी स्थिति होगी डरा देंगे, पहले तो डराएंगे धमकाएंगे, डर जाएगा तो ठीक है भाग जाएंगे, नहीं डरेगा तो हाथ पैर तोड़ देंगे, है ना, उसको थोड़ा बहुत मारेंगे, और नहीं मारा तो ज्यादा मारेंगे, और नहीं मारा तो हत्या कर देंगे, मतलब कुछ भी आपने सोच के गए कि इस तरीके का कर लेंगे। तो इस तरीके की अगर तैयारी के साथ अगर आप जाते हैं तो कितने धारा में है, 382 में, 382 का अपराध बनेगा और कितनी सजा होगी, 10 वर्ष तक के कारावास की दंडित किया जाएगा और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये चोरी का पूरा आपका ये हो गया। इसमें एक दो दृष्टांत है, जो देखिए क्या दृष्टांत है। या के कब्जे की संपत्ति का चोरी करता है, वह चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिससे उसने या द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में या को उपहतिकारित करने के लिए अपने पास रखा था। कानून इस धारा में परिभाषित अपराध किया, सिंपल सी दे रखी है इसमें उदाहरण, कि कोई व्यक्ति था चोर, नाम मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति था, ये चोर था, ये अपने पास चोरी करने के उद्देश्य से पिस्तौल रख के ले गया, कि जब किसी ने मुझे रोका तो क्या करूंगा, मैं अपनी पिस्तौल का इस्तेमाल करूंगा। तो इस तरीके की अगर वो चोरी करता है तो क्या चोरी कौन सी धारा में जाएगा, 382 में जाएगा, यानी हथियारों सहित या तैयारी सहित चोरी, दोनों कह सकते हो आप इसे। आप याद रखने के लिए हथियारों सहित चोरी कह लो, चाहे तैयारी सहित चोरी कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये 382 क्या है, हथियारों सहित चोरी या तैयारी सहित चोरी, है ना। ये तैयारी सहित चोरी है 382। 380 में निवास गृह में है, 381 में लिपिक और नौकर द्वारा चोरी है, 382 में क्या है आपके तैयारी सहित चोरी। 300 ये 78 जो सिंपल वाली चोरी की जो परिभाषा है, 379 में उसका दंड है। तो ये तीन प्रकार हो गए चोरी के। कितने प्रकार हो गए, तीन। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो जो ये चोरी के प्रकार, निवास गृह में चोरी, लिपिक के द्वारा चोरी और तैयारी सहित चोरी। तो ये चोरी के कितने प्रकार है, तीन प्रकार की चोरी होती है ना। और ये साधारण चोरी तो थी, चोरी की परिभाषा थी, जो चोरी करता है उसके दंड से, बाकी प्रकार उसके कितने हैं, तीन प्रकार। ठीक है, तो ये चोरी से संबंधित था। इसमें एक उदाहरण और आता है, ये जेब काटने वाला उदाहरण भी दे रखा है। क्या यागी जेब काटता, और इसमें मतलब जेब कतरे रहते हैं कि भैया हम जेब काटेंगे और तुम हमारे आसपास खड़े रहना, अगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीच बचाव किया, हमें रोकने की कोशिश करी, फिर तुम आ जाना। तो इस तरीके की चोरी भी क्या है, तैयारी से चोरी की परिभाषा में आएगी। ये नीचे जो उदाहरण लिखा है, साथियों को अपने आसपास इसलिए नियुक्त कर दिया, मतलब पॉकेट मारे, गैंग रहता ना कि भैया जब रोका या हमें पकड़ लिया इन लोगों ने तो तुम आ जाना छुड़ाने। तो इस तरीके की चोरी भी कहाँ है, 382 में। तैयारी के तहत है ना, पूरी फील्डिंग जमा दी आपने, तैयारी कर ली, है ना। तो ये भी क्या है, तैयारी सहित चोरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सारे। इसमें एक उदाहरण आता है, एक पत्नी है, उसका जार है, एक व्यक्ति उसका जार, जार मतलब होता है उसका, उसकी मतलब दोस्ती, उसका बॉयफ्रेंड है ना। वो अपने कोई संपत्ति
जो वो जानती है कि वो संपत्ति वो देने के लिए प्राधिकृत नहीं है, और वो संपत्ति उठा के उसको दे देती। संपत्ति जो भी है, घर की कोई भी चीज है, उठा के दे देती। और जबकि वो जार जो उसका है, वो जानता है कि ये पत्नी जो संपत्ति उसको दे रही है, वो संपत्ति देने के लिए प्राधिकृत नहीं है, और वो उसको रख लेता है। तो उसने कौन सा अपराध किया? जो उसका जार है, उसने कौन सा अपराध किया? उसने चोरी का अपराध किया। उसका कौन सा अपराध किया? उसने चोरी की। ये याद रखेंगे आप, कौन सा अपराध किया? चोरी। क्योंकि कब्जा, जब वो जानता है कि पत्नी देने के लिए प्राधिकृत नहीं है, पत्नी नहीं दे सकती, उसकी संपत्ति, कुछ ऐसी चीजें होती जो पत्नी का राइट नहीं है, मान लो पत्नी नहीं दे सकती, पति की अनुमति के बगैर नहीं दे सकती, और ये जानता है इस बात को, और फिर अगर ये ले लेता है तो कौन सा अपराध बनेगा? चोरी बनेगा, क्योंकि कब्जे से हट रहा है ना, सम्मति के बिना है। और चूंकि ये जानता है इस बात को, इसका मतलब इसका बेईमानी पूर्ण आते भी है लेने का। तो इस तरीके से अगर ये ले लेता है तो क्या है? ये चोरी। ये उदाहरण आता है। ठीक है। अब देखिए, हम उद्दापन के बारे में पढ़ेंगे। उद्दापन, चोरी पढ़ा, अब पढ़ेंगे उद्दापन। उद्दापन, दामेदार, ठीक है, डबलदार, उद्दापन। देखिए, उद्दापन क्या होता है? उद्दापन एक तरीके से धमकी है। उद्दापन एक तरीके से क्या है? धमकी। उद्दापन का मतलब आप समझ लो, धमकी है ये, किसी को धमकाना। उद्दापन मतलब धमकाना, डराना किसी व्यक्ति को, धौंस देना किसी व्यक्ति को, ये सब उद्दापन में आते हैं। धमकी देना, डराना, धमकाना, ये सब क्या है? उद्दापन की श्रेणी में आते हैं। तो 383 जो है सेक्शन इसका, 383, ये भी इंपॉर्टेंट है। 383 इसमें उद्दापन को बताया गया, क्या होता है उद्दापन। ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साथ डालता है, और तद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्दापन करता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति या तो जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं, उस व्यक्ति को मतलब ए को धमकी दे रहा है, या तो ए कोई, या इसका कोई हितबद्ध व्यक्ति हो सकता है, बी इसका भाई है, इसका बेटा है, इसकी पत्नी है, कोई भी हो सकता है, उसको, या तो इसको ए को या फिर बी को जो हितबद्ध है उसको, किस उद्देश्य से, क्या करने के आदेश से? क्षति, कि भैया इनको अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम इनको क्षति करेंगे, या तुम कोई क्षति करेंगे, है ना, इस तरीके का क्या है इनका आशय है। क्षति करने के आशय से भय में डालता है, क्षति करने के आशय से काय में डाला? भयभीत कर दिया, भय में डाल दिया, यानी भयभीत कर दिया, इनको डरा दिया। भय मतलब डराना, डरा देता है। किस आशय से? कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, जैसे जैसा मान लीजिए जो सी कह रहा है इससे, कि ऐसा अगर जो सी कह रहा है, अगर ऐसा नहीं किया तो इसको क्षति होगी, या इसको क्षति, जैसी भी स्थिति हो, क्षति कारित करेगा, ऐसा भय में डाल दिया है। और इस भय के अनुसरण में वो क्या करता है? कोई चीज प्राप्त कर लेता है, कोई वस्तु, मान लो कोई भी वस्तु प्राप्त कर लेता है उससे, या कोई कागज पे हस्ताक्षर करा लेता है जिसको वो मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके, है ना, मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके, मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके, इस तरीके के कोई हस्ताक्षर आदि करा लेता है ना। आपने देखा होगा फिल्मों में, बोले जबरन हस्ताक्षर करा लेते, गोली कर दिया माथे पे और कहा कि इस पे हस्ताक्षर करो, तो वो क्या है? वो सब उद्दापन है। तो ये कह रहा है कि जब किसी को डरा के, धमका के, डरा या धमका के, या क्षति का भय दिखाकर जब आप उस व्यक्ति से क्या करते हैं? कोई मूल्यवान चीज प्राप्त कर लेते हैं, कोई चीज या वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, या कोई किसी दस्तावेज पे क्या करते हैं? हस्ताक्षर वगैरह करा लेते हैं, जिसको आप बाद में मूल्यवान प्रतिभूति में बदल सके, है ना, इस तरीके का कोई तरह से करते हैं, तो वो काय में आता है? वो उद्दापन की श्रेणी में आता है। ऐसा अपराध काय में आएगा? ऐसा अपराध उद्दापन की श्रेणी में आएगा। किसी को डराना, धमकाना और कोई चीज प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो ये उद्दापन की सिंपल सी परिभाषा है कि किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना और उससे कोई चीज प्राप्त कर लेना, क्या है? उद्दापन कहलाता है। कितनी धारा में परिभाषित है? 383 में परिभाषित है। इसमें भी कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। पहला इलस्ट्रेशन देखिए, ये क्या कहता है?
का यह धमकी देता है कि यदि या ने उसको धन नहीं दिया तो वह या के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार या को उत्प्रेरित करता है। का ने उद्दापन किया। ये क्या कह रहा है? पहला उदाहरण अच्छा है, ये आता है, ये कह रहा है पैसे मांग रहा है कि भाई आपने पैसा नहीं दिया तो भाई ये इनका पेपर चलता हुआ ने कहा आपने पैसा अगर हमें इतना नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ अपना जो न्यूज़पेपर है उसमें मानहानिकारक क्या छापेंगे, वक्तव्य छापेंगे। डरा रहा है कि भैया तुम्हारी कई लोगों की इमेज होती, साख होती, जो ये साख को बिगाड़ना चाहता है उसकी, कि साख को हम आपकी बिगाड़ेंगे, जो साख है आपकी बनी बनाई, आप पैसा दो नहीं तो हम आपकी जो साख है वो बिगाड़ेंगे, आपके खिलाफ मानहानिकारक कोई दस्तावेज वगैरह कोई भी चीज है, आर्टिकल वगैरह वो छाप देंगे। और इसके बदले में वो क्या करता है, उसे पैसा ऐंठने की कोशिश करता है। तो उसने कौन सा अपराध किया? उसने उद्दापन का अपराध किया। धमकी दे रहा है ना, इस तरीके से धमकी तो है, धमकी दे रहा है कि भाई ऐसा करो, पैसा दो नहीं तो भाई तुम्हारे खिलाफ मानहानि। ये भी क्या है? उद्दापन की श्रेणी में आता है। देखिए अगला है उदाहरण और देख लीजिए। का या को यह धमकी देता है कि यदि का को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके का को परिबद्ध नहीं कर देता है तो वह या के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा। वो या वचन पत्र हस्ताक्षरित करके या को परिदत्त कर देता है। का ने उद्दापन किया। ये कुछ कह रहा है कि वचन पत्र मांग रहा होगा किसी व्यक्ति से और उसको धमकी देता है कि अगर ये वचन पत्र आपने लिख के नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई वचन पत्र हो सकता है, कि अगर आपने नहीं किया तो आपका जो बच्चा है उसको क्या करूंगा मैं? किडनैप कर लूंगा, उसको परिरोध सदोष परिरोध में रखूंगा। तो सदोष परिरोध में मतलब उसको किडनैप करने की धमकी देता है कि अगर ये आपने नहीं लिखा, ये वचन पत्र नहीं दिया तो इसको किडनैप कर लिया जाएगा। तो ये भी क्या है? ये भी धमकी है। तो ये भी क्या है? ये भी उद्दापन की श्रेणी में आती है। ठीक है, वचन पत्र वाला है ना। अगला देख लीजिए, इसमें एक और है, इसमें का यह धमकी देता है कि यदि या खा को कुछ उपज परिदत्त कराने के लिए शास्त्रीयुक्त बंधपत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और खा को ना देगा तो वह या के खेत को जोत डालने के लिए लठैत भेज देगा और तद द्वारा या को वह बंधपत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। का ने उद्दापन किया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई खेती वाली बात आ गई इसमें कि दो किसान थे, एक ने क्या हुआ, दूसरे वाले को इसका खेत था, इसकी उपज हुई होगी, इसका ये है, इसने क्या किया कि जो आपकी उपज हुई है, आपकी उपज मुझे चाहिए, इसके लिए आप एक शास्ति युक्त वो लिख दो कुछ डॉक्यूमेंट के, इससे मैं आपकी फसल वसूल सकूं। ये लिखा ना, शास्ति युक्त, शास्ति के रूप में, जुर्माने के रूप में जो वसूल सकूं, आपकी जो फसल का कुछ हिस्सा बदल सकूं। तो ये कह रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या करेगा? ये लठैत भेज देंगे आपको। आपका जो आपकी फसल वगैरह हुई उसका कोई परसेंट होगा, कोई मान लो 10% मांग रहा है, 20% मांग रहा है कि भैया हमें दो, नहीं दोगे तो क्या करेंगे हम? तुम्हारे पास लठैत भेज देंगे। तो फसल का अंश मांग रहा है, जो हिस्सा मांग रहा है, तो इसने इस तरीके से धमकी दी है, तो इसने भी कौन सा अपराध किया है? इसने भी उद्दापन का अपराध किया। कुल मिला के जहां धमकी आएगी वहां उद्दापन है ना, धमकी जहां है वहां उद्दापन। ये कोरे कागज वाला भी उदाहरण है। किसी को धमकी देता है कि कोरे कागज पे हस्ताक्षर कर दो। कोरे कागज पे हस्ताक्षर कराना भी क्या है? उद्दापन। आप कहोगे कोरे कागज पे हस्ताक्षर कराना क्यों? क्योंकि कोरे कागज को भी मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकता है। कुछ भी अपने हिसाब से टाइप कर लो तो मूल्यवान प्रतिभूति बन जाएगा, है ना। कोई भी संपत्ति अपने नाम भी करा सकते हो, है ना। इसीलिए कोरे कागज पे अगर आप हस्ताक्षर कराते हो किसी से, धमकी देके कि हस्ताक्षर करो नहीं तो तुम्हें मारेंगे या मार डालेंगे, और किसी व्यक्ति से कोरे कागज पे धमकी देके क्या करा लेते हो? हस्ताक्षर करा देते हो, तो वो भी उद्दापन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि कोरे कागज को मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकता है। एक चीज और ध्यान में रखना, जो उद्दापन की विषय वस्तु चल और अचल दोनों होती है। चल भी होती है और अचल भी होती है। ऐसा नहीं कि केवल अचल, चली अपन ने चोरी में जैसे पढ़ा, लेकिन यहाँ चल और अचल दोनों हो सकती है। आप चल संपत्ति के लिए भी कर सकते हो, अचल के लिए भी कर सकते हो। तो उद्दापन की जो विषय वस्तु होती है, चल और अचल दोनों हो सकती है। आपने कोरे कागज पे हस्ताक्षर करा, अचल का उदाहरण यही मान लीजिए, कोरे कागज पे हस्ताक्षर करा और किसी का घर अपने नाम करा लिया, है ना, तो अचल संपत्ति कर ली आपने। तो चल और अचल दोनों हो सकती
है ना। किसी की सोने की चैन चुराना थी, आपने उसको धमकी दी, नहीं तो इसको मार डालेंगे, दे दो, है ना। तो आपने आप उससे क्या किया, धमकी देके उससे मांगी और आदमी ने, सामने वाले ने आपको दे दिए, तो ये भी क्या होता है अपन, है ना? तो ये सब चल और अचल दोनों चीजें होती हैं। उद्दापन की विषय वस्तु चल और अचल दोनों होता है। अब देखिए उद्दापन के लिए दंड है 384, सेक्शन 384 में जो है इसका दंड दिया गया है उद्दापन का। ये क्या कहता है, ये कहता है जो कोई उद्दापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से। जो चोरी का दंड है वो सेम है उद्दापन का दंड। कितना दंड है, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जो चोरी का दंड है वही यहाँ इसका दंड है, यानी 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब ये उद्दापन के आगे जाके गंभीरता आएगी उद्दापन में। अभी या तो सिंपल सी बात आई कि ये सिंपल जो उद्दापन होता है उसकी बात है। फिर उद्दापन में गंभीरता आएगी कि जब आप किसी को भय में डाल देते हो, क्षति के भय में डाल देते हो, ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा करके को भयभीत हो जाता है व्यक्ति, उसकी जान पे बन आती, इस तरीके की परिस्थितियां आ जाती, तो फिर सजा धीरे धीरे बढ़ जाएगी उद्दापन में। देखिए 385 उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना, 300 सेक्शन है 385। ये क्षति के भय में डालना, काय के भय में डालना, क्षति के भय में डालना, मतलब भयभीत हो गया, बिल्कुल इंसान को क्षति के भय में डाल दिए कि बस अब जो क्षति करने ही वाला है, इस तरीके के भय में डाल के अगर आप उद्दापन करते हैं तो फिर कहाँ होगा, ये कितनी सजा होगी। इसमें अभी क्षति के भय में डाला है आपने, किसी व्यक्ति को काय में डाला, केवल क्षति का भय डाला है, अभी क्षति पहुंचाई नहीं, भय, केवल भय कारित किया, मतलब धमकी दी भर है, अभी डराया भर है कि ऐसा करेंगे, धमकी देने की बात हो रही है। ये लिख रहा है जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, जुर्माने से दोनों से दंडित किया। क्योंकि अभी केवल भय में डाला है इसलिए सजा 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माना, फाइन लिख देते हैं, या फाइन से या दोनों से, है ना। 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। दोनों भी हो सकते हैं ना, प्लस दोनों, या दोनों से क्या किया जा सकता है, उसे दंडित किया जा सकता है। क्योंकि अभी क्या किया, केवल भय में डाला, केवल आपने क्या किया, उसे धमकी दी भर है। धमकी देने से क्या होगा, कोई भी व्यक्ति भय में आ जाएगा, तो वो वाली कंडीशन कि आपने धमकी दी, उससे वो भयभीत हो गया, घबरा गया, है ना। वो घबराने वाली जो बात है वो है कि आप, किसी ने आपको धमकी दी और आप घबरा गए, तो घबरा गए आप, क्षति हो सकती है किसी भी तरीके की, तो उस वाली पोजीशन में कितनी सजा है, 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से। अब इसी का आगे प्रकार बढ़ जाएगा 386, ये क्षति थी, सिंपल सी क्षति की बात कह रहा है। किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरोपति के भय में डालकर उद्दापन, ये कैसी क्षति, ये थोड़ी ज्यादा हो गई क्षति। ये आप डाल लें, मृत्यु की बात कर रहे हैं या घोरोपति की बात कर रहे हैं, घोरोपति, इसमें घोरोपति, मृत्यु या घोरोपति के भय में डालकर क्षति कर रहे हैं, ये भय डालकर क्षति की बात कर रहे हैं। मतलब आपने कहा कि भैया ऐसा करो नहीं तो तुम्हें जान से मार डालेंगे, ये वाली बात हो रही है, हाथ पैर टूट जाए, उस तरीके की क्षति की बात है। तो इसमें लिखा है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं, उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोरोपति के भय में डालकर उद्दापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड होगा। क्योंकि मृत्यु की बात हो रही, घोरोपति की बात हो रही, तो सजा भी काफी ज्यादा होगी, 10 वर्ष तक के कारावास से प्लस जुर्माने से, है ना, फाइन, और प्लस दोनों हो सकता है। तो 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। जब आप किसी को मारने की, जान से मारने की धमकी देते हो या घोरोपति कारित करने की धमकी देते हो, तो तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, इस तरीके की कोई धमकी देते हो, और इस धमकी से वो व्यक्ति काय में आ जाता है, भय में आ जाता है, तो 386 का अपराध बनता है। ये इसी के प्रकार है, और जैसे जैसे अपराध बढ़ेगा वैसे वैसे सजा बढ़ेगी, और कुछ नहीं होगा। 387 उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरोपति के भय में डालना। अब देखिए दोनों एक से लग रहे हैं लेकिन दोनों में अंतर है। 387 देखिए, 387 कह रहा है उद्दापन करने के लिए किसी 386 हो गया 87, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरोपति के भय में डालना।
ये क्या कह रहा है, ये है अभी भय में पहुंचाया है, और ये क्या कह रहा है, भय में, मतलब ये उस स्थिति में आ गए कि अब ये स्थिति आ सकती है। देखिए क्या कह रहा है, इसको देखें। ये कह रहा है जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या उस किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु और गुरुपति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। इसमें 7 वर्ष हो गई, 7 वर्ष प्लस फाइन। देखिए दोनों सेक्शन एक से लग रहे हैं, है ना। तो उसकी हेडिंग देखिए आप, 86 की देखिए हेडिंग क्या कह रही है, किसी व्यक्ति को मृत्यु या गुरुपति के भय में डालकर उद्दापन, डालकर, ये सब थोड़ा अलग है, डालकर उद्दापन। और ये क्या कह रहा है 387, ये कह रहा है उत्पत्ति के भय में डालना। दोनों सेम से भाषा है वैसे, तो दोनों में अंतर क्या हो रहा है। ये कह रहा है कि भय में डाला, डाला धमकी वगैरह दी, वही वगैरह है, धमकी जो है दी वगैरह। और ये कह रहा है उस स्थिति में आ गया व्यक्ति कि उसकी मृत्यु, उसको मतलब दो चीजें होती ना, एक तो आपने धमकी दिया, किसी को फोन पे धमकी दिया, है ना, फोन पे धमकी, उद्दापन फोन पे भी हो जाता है, आपने फोन दिया किसी, फोन पे धमकी डाली, तो ये वो वाली कंडीशन हो गई। और ये वो वाली परिस्थितियां हो गई, परिस्थिति समझ लीजिए, परिस्थिति हो गई कि वो व्यक्ति किस परिस्थिति में आ गया कि उसकी मृत्यु हो सकती है या घोर उपति हो सकती है। इस परिस्थिति में वो व्यक्ति जब पहुंच जाता है, तो दो स्थिति है, यहाँ पे धमकी दी और यहाँ पे वो परिस्थितियां गठित हो गई कि व्यक्ति की मृत्यु और घोर उपति की स्थिति में आ गया, अभी हुई नहीं लेकिन आ गया, इस तरीके की परिस्थितियां आ गई। तो यहाँ सजा 10 वर्ष हो गई, और यहाँ केवल धमकी है, अभी अभी धमकी है। और ये उन परिस्थितियों की बात कर रहा है कि ये उस परिस्थिति में आ गया व्यक्ति कि उसको लगता है कि अब मृत्यु या गुरुपति कारित हो सकती है, उसकी उस भय में वो आ गया है, तो फिर 10 साल की सजा। इसीलिए यहाँ 10 साल की सजा है और यहाँ 7 साल की सजा है। तो हम एक से लग रहे हैं बस, और कुछ नहीं, है ना। तो सजा है 387 में 386। अब 388 क्या कहता है, मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देना। ये क्या कह रहे हैं, ये झूठी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। 388 देखिए, ये कह रहे हैं कि आपको मतलब हम केस में फंसा देंगे, झूठे झूठे केस में फंसाने की बात कर रहे हैं। दोनों बातें हैं, 389 भी देखेंगे इसके संग, देखिए दोनों एक साथ देखेंगे तभी समझ में आएंगे, एक से हैं, जैसे ये स्थिति है वैसे इनमें भी। ये कह रहा है देखिए 388 कह रहा है मृत्यु आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी है, मतलब मुकदमा ठोकने की बात कह रहे हैं कि झूठे केस में फंसा देंगे तुम्हें। और वो भी केस कैसा होगा जिसमें कितनी सजा होती है, मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा होती है, ऐसा केस है। 389 अभियोग की बात कर रहा है, ये मृत्यु वाली बात कह रहा है, और ये अन्य किसी मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से अन्य जो अपराध है 389 वो उनकी बात कह रहा है। दोनों में अंतर क्या ही कह रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके कि दंडनीय है, अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्यापन करेगा, तो दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि अपराध ऐसा हो जो संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय है, तो आजीवन कारावास से दंडनीय। तो ये सिंपल कह रहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को धमकी देते हैं कि आपको झूठा फंसाया जाएगा, वो भी आजीवन कारावास वाले अपराध में या मृत्यु दंड वाले अपराध में जिसमें सजा हो सकती है, तो कितनी सजा है इसके लिए, 10 या 10 वर्ष से अधिक के दंडनीय कोई अपराध है उसमें फंसाते तो 10 वर्ष तक की सजा, मतलब 10 वर्ष से अधिक के कोई भी अपराध में आप फंसाने की बात करते हैं तो 10 वर्ष तक की सजा और प्लस जुर्माना। और अगर धारा 377 की आपने कल पढ़ा था वो वाली धारा है, इस तरीके का कोई अपराध की बात करें कि इसमें फंसा देंगे आपको, 377 लगवा देंगे ना, इस तरीके की बात करता तो सजा कितनी होगी, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास होगा। ठीक है, तो इस तरीके का अपराध है 388। और 389 भी सेम वही है, बस ये है ये 10 वर्ष से ऊपर की बात कर रहा है, उस अन्य कोई अपराध को अन्य कोई मामले में फंसाने की बात कर रहा है, ये भी फंसाने की बात कर रहा है, मामले में कार्रवाई करने की बाद करने की बात कह रहा है। ये कह रहा है जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग लगाने का भय दिखाएगा या यह भय दिखाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है
या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि ऐसा अपराध जो संहिता, सेम वही बात लिखी इसमें भी 10 वर्ष है और इसमें भी 377 में फंसाता है तो कितनी है, आजीवन। ये दोनों एक से लग रहे हैं सेक्टर, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इनमें भी। ये भी कह रहा है उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध के अभियोग में लगाने के भय में डालना, और ऊपर लिखा मृत्यु आजीवन कारावास अभियोग में धमकी देकर उद्दापन। इसमें धमकी देकर उद्दापन है और इसमें उद्दापन के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना, इसमें भय में डालना है, पुलिस ये कह रहा है इसमें उद्दापन देकर भय में डालना। थोड़ा सा अंतर है और कुछ नहीं, वैसे पूछे नहीं जाते। भय में डालना सेम बात आ रही है दोनों में बातें भी सेम है, कोई अलग नहीं है इसमें। इसमें लिखा है जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं या उसके विरुद्ध भय दिखाएगा या भय दिखाने का प्रयत्न करेगा, तो इसमें भय दिखाने की बात पे जोर दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, भय दिखा रहा है, डर दिखा रहा है किसी व्यक्ति को, और डर के अनुसार में उद्दापन कर रहा है, भय दिखा के करवा रहा है कोई काम, और इसमें उद्दापन दे रहा है, धमकी दे रहा है, बस इतना सा अंतर आ रहा है। इसमें उद्दापन दे रहा है धमकी, और इसमें भयभीत कर रहा है, मतलब किसी व्यक्ति को डराने की कोशिश कर रहा है, वो परिस्थितियां बना रहा है, बिल्कुल भयभीत वाली डरावनी परिस्थितियां इस तरीके की बना रहा है। तो इस तरीके से अपराध करता है तो इसमें भी 10 वर्ष है, और 377 की बात आएगी तो आजीवन कारावास से क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, कि आप सोचो कि इसमें घुसे डीपली देखें, क्या है, कोई डीपली नहीं है, ठीक है। बस सजा थोड़ा याद रखना, आपको बस याद रखना 383, 384, ठीक है, और 385, बस 3 ही सेक्शन याद रखना आपको, बाकी ये याद रख सकते हैं मृत्यु घोरपति, ये तो उनके प्रकार एक तरीके से जो है इनके जो है क्या कहते हैं प्रकार है बढ़ गए हैं, जो दंड बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे अपराध होता जाएगा बड़ा वैसे वैसे क्या होगा, उसका दंड बढ़ता जाएगा, उस तरीके से इसमें बताया गया, ठीक है। और उसके बाद आपको चोरी पढ़ना है, चोरी याद रखना है, तो आपने आज चोरी और उद्दापन ये दोनों पढ़ना है, और चोरी के थोड़े इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ने हैं, मैंने पढ़ाए नहीं पूरे, आपको पूरे इलस्ट्रेशन ध्यान से पढ़नी है, पूरे इलस्ट्रेशन पढ़ने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। बाकी का जो अब अगला जो आएगा इसका टॉपिक लूट और डकैती, ये अपन कल ही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि पूरा टॉपिक है लूट और डकैती का।